हेलो गाइज, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग बायो का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि माइटोसिस क्या होता है, म्यूसिस क्या होता है। तो इसको एकदम बेस से क्लियर करते हैं, बिल्कुल जीरो से उठाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का नाम सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, आप लोग के लिए नोट्स भी तैयार कर दिए गए, शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसका मतलब समझो एकदम जीरो से। देखो, जैसे कि मान लो कोई भी एक सेल होता है, कोई भी एक सेल है, वो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो सेल में। ये बात आप सबको पता है। एक सेल फर्दर डिवाइड हो जाता है दो सेल में, इसे ही क्या हम सेल डिवीजन कहते हैं। हाँ, डेफिनेटली सी बात है भैया जी, इसे ही सेल डिवीजन कहते हैं। तो फिर सेल डिवीजन में जो ये माइटोसिस कहा जाता है, म्यूसिस कहा जाता है, ये सब क्या है, इसके बारे में जरा सा इंट्रो की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दो टाइप आते हैं आपके सेल डिवीजन के अंदर। हाँ, कहाँ पे लिखे हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं आपके। ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी खराब ना हो ना। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर आपके दो टाइप आते हैं। एक आता है माइटोसिस, चलो इसको, एक आता है माइटोसिस, दूसरा क्या आता है आपका, मियोसिस। ये आते हैं। ठीक है, अब इन दो की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये दो टाइप क्यों है हमारे, है ना, क्वेश्चन तो उठता है मन में। तो देखो क्या होता है माइटोसिस। पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे। जैसे एक सेल है, अगर ये, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। 46 क्रोमोसोम होते हैं ना किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में कितने, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो 46 होते हैं। अब वहां से अगर देखा जाए तो अगर ये डिवाइड होते हैं दो टाइप में सेल, तो इस सेल के पास अब क्या होगा, इस सेल के पास 46 होंगे, या इन सेल के पास 23 या 23 होंगे। ये दो चीजें बनती है हमारी, या तो दोनों सेल के पास 46 होंगे, या दोनों के पास हाफ हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हो सकता है ना। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, कि जो 46 वाला है, एक्चुअल में इसे हम कहते हैं माइटोसिस, और जो ये है इसे हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं, एकदम चैप्टर के डीप से, कि एक एक चीज इसके बारे में कैसे हुआ। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, पूरा यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिवीजन हुआ। ठीक है, इसका पार्ट 1 है, हम लोग पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल। 3 टाइप के सेल होते हैं आपके, लैबिल, स्टेबल एंड परमानेंट। अब ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए, क्वेश्चन तो उठता है मन में, है ना। देखो, आपको पता है कि आपकी बॉडी का हर एक सेल रेप्लिकेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा, किसी के ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है या उसके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, तो यार उसके नर्व सेल अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। नर्व सेल अपने आप का रिप्रोडक्शन कर लें, बहुत सारे सेल बना दें, मल्टीप्लाई कर लें, तो बंदा एकदम फिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि नर्व सेल डिवाइड नहीं करते। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसे हैं जो डिवाइड करते हैं, कुछ टाइम आने पे डिवाइड करते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है ना, और कुछ तो डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करने। तो जो ये वाले सेल हैं हमारे लेवाइल सेल, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल, स्किन सेल आपके हमेशा डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टेबल में कौन से हो गए, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। अब आप खुद सोचो, लीवर सेल है, अगर उसके सेल डिवाइड करते रहेंगे यार, तो लीवर तो आपका इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो लीवर तो फट जाएगा यार। बॉडी में और भी तो पार्ट हैं, उन्हें स्टोर करना है कि नहीं करना है, या सिर्फ लीवर से ही काम चलाते रहना है, नहीं ना। तो लीवर जो है उसके सेल टाइम आने पे डिवाइड करते हैं। मान लो अभी लीवर के कुछ सेल डैमेज हो चुके हैं, भैया अभी जरूरत है रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन स्टार्ट करो, काम चालू करो, तो आपके जो लीवर के सेल है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सेम होता है पेनक्रियाज के साथ। बट परमानेंट सेल का मतलब क्या है, जो कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते, कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते। चलो इनकी डिफाइन लिख लीजिए एक बार। स्किन सेल का अगर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दें तो क्या होता है, ऑलवेज डिवाइड, जो कि हमेशा डिवाइड करते रहते हैं,
ऑलवेज डिवाइड। ठीक है, अगर मैं स्टेबल की बात करूं तो क्या होगा, डिवाइड ऑन टाइम या डिवाइड ऑन नीड। जब हमें जरूरत पड़ती है तब इसका डिवीजन होता है। अगर मैं परमानेंट की बात करूं, नेवर मल्टीप्लाई। सो सैड यार, नेवर मल्टीप्लाई। हमें तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। यार रो रहा है बेचारा बंदा, है ना यार, कभी कभी तो मेरे को भी डिवाइड कर लिया करो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि लेवल, स्टेबल एंड परमानेंट सेल होता है क्या है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आती है सेल साइकिल, जिसका हमें इंतजार था हाँ कि ये सेल डिवीजन होता कैसे है। तो उसको देखो दो फेज में बांटा गया है, एक है इंटरफेज, एक है एम फेज। अब ये इंटरफेज क्या होता है, इसमें ना हम पूरे सेल को डिवाइड करने की सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं कि हमें सेल को कैसे मतलब डिवीजन करना है, इसको कितनी प्रोटीन देनी है, इसका डीएनए डबल करना है, क्रोमोसोम के साथ क्या करना है, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, अभी हम इनके हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। एम फेज, फाइनली द सेल डिवाइड। इसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेल इसके अंदर कभी भी डिवाइड नहीं होता। सेल डिवाइड नेवर, कभी डिवाइड नहीं होता इसके अंदर। सेल डिवाइड तो इसके अंदर ही होगा भैया, इसके अंदर कुछ कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, सेल ऑर्गेनल के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन जो दो सेल बनेंगे ना वो तो इसी में बनेंगे, एम फेज में। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे बेसिक बातें कुछ बता रखी है हमने इस साइकिल से कि आपका देखो ये होता है, यहाँ से आपकी साइकिल शुरू होती है जीवन से। जीवन में आया आपका, पहले जीवन क्या है, G2 क्या है, एस क्या है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। बस थोड़ा सा ओवरव्यू सुन लो, थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, देखो जीवन, इसमें जैसे ही आपका सेल एंटर करा, इसने क्या किया, कुछ भैया यहाँ पे काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा, फिर धीरे धीरे भैया प्रोसीड हुआ, एस फेज पे पहुंचा वो। जैसे ही एस फेज पे पहुंचेगा फिर इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे, फिर ये G2 पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर G2 के बाद फिर ये एम फेज में पहुंचेगा और एम फेज में फाइनली डिवीजन आपका हो जाएगा, फाइनली डिवीजन हो जाएगा। तो जो ये G1 से लेके G2 तक ये इतना जो फेज है ना, इसको हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं इंटरफेज को पता क्या बोल सकता हूं, इंटरफेस को मैं बोल सकता हूं G1 प्लस S प्लस G2 फेज। ठीक है, अगर इन तीनों फेज को मैं सम अप कर दूं ना तो मेरे को फाइनली मेरा इंटरफेस मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही हमने बोला था, पहले इंटरफेस कंप्लीट होगा फिर एम फेज कंप्लीट होगा। मन में डाउट ये आ रहा हो ना, G1 क्या है, S क्या है, G2 क्या है, अभी देखो इसके बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है, G1 यहां से लेके यहां तक की साइकिल इंटरफेस, यहां पे एम फेज, काम कंप्लीट अपना। कुल मिला के अगर मैं इसे समरी में साइकिल बनाऊं तो मैं ये बना सकता हूं कि जैसे ये रहा एम फेज, MP से समझ जाना एम फेज, यहाँ पे इंटरफेस IP, तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर ये तीनों आ गए आपके। क्लियर हुआ। चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं G1 फेज, G1 S G2, हम ये सारे काम कर तो रहे हैं, सेंस क्या है इसका, क्यों कर रहे हैं, क्या है ये, मन में क्वेश्चन तो उठते हैं ना। तो देखो G1 का फेज का मतलब क्या होता है। अब एक बात बताओ, सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, अगर आपका सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, मतलब सेल आपका साइकिल में एंटर कर चुका है, भैया मुझे फाइनली 2 सेल बनाने हैं। तो मैंने किया क्या यहाँ पे कि सबसे पहले आपको, जैसे मैं बोलूं कि भैया मेरा ये काम कर दो, आप एक काम कर दो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बोलोगे पहले मुझे एनर्जी दो, खाना दो, तभी तो मैं काम करूंगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं तो ऐसे ही पड़ा हूं, तो मैं काम कैसे करूंगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले प्रोटीन की जरूरत होगी कि नहीं होगी। तो देखो G1 सबसे पहला फेज है। अब इसके अंदर देखो क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहले इसको प्रोटीन दी जाएगी। अब प्रोटीन देगी, प्रोटीन अगर हमने इसे दे दिया तो इसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लो आपको भर के खाना खिला दिया, मोटे हो जाओगे, फैल जाओगे ना। तो वही बात है यहाँ पे, सेल साइज इंक्रीजेज, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये रहा पहले हमारा सेल एकदम मस्त वाला था, इसको हमने प्रोटीन दे दी, लो भैया प्रोटीन खाओ तुम दबा के। प्रोटीन खाई, प्रोटीन के बाद हुआ क्या, इसका सेल का साइज एकदम बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा। ठीक है, ये सारा काम किसमें होता है, G1 के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल। रेप्लिकेशन तो समझ में आया, सबसे पहले सेल ऑर्गेनल की बात कर लो, ये क्या है,
सेल के ऑर्गेन जो होते हैं ना, जैसे कि आपके वैक्यूल हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपके प्लास्टिड्स हो गए, ईआर हो गया, एसईआर हो गया, लाइसोसोम हो गए, ये सारे के सारे आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं। आपको ये बात पता है ना। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सेल ये रहा सेल का न्यूक्लियस, यहां से ईआर आता है ना अपना, यहां पे अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे वैक्यूल होता है, ये सब ऐसी चीजें होती है कि नहीं होती, तो इन सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। इनको भी तो डबल करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया मेरे को अपना डिवीजन करना है, हाँ तू माइटोकॉन्ड्रिया ले जा, तू मेरा वैक्यूल ले जा, ऐसे डिवीजन कर दिया गया। तो इसमें के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन करेगा और इसके अंदर वैक्यूल का काम कौन करेगा। तो ये प्रॉपर्टी तो बटनी ने जो आधी आधी दे दी है ना, तो हमें दोनों को देना पड़ेगा भैया, बराबर बराबर देना पड़ेगा ना। बराबर क्या यार, दोनों को ही देना पड़ेगा। सोच समझ रहे हो। तो देखो इसके अंदर हुआ क्या, तो रेप्लिकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल का आपका जो वो है रेप्लिकेशन, क्योंकि उनको डबल करना पड़ेगा ना। देखो मुझे डिवीजन करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया तो मुझे दो बनाने पड़ेंगे, ताकि मैं एक इसको दे दूं, एक इसको दे दूं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो वही लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल। क्लियर हो गया, इनका रेप्लिकेशन हो जाता है। यही आपका होता है G1 फेज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं हम लोग S फेज। S फेज काफी बड़ा फेज है। देखो G1 है, G1 के बाद S फेज आ गया अपना, ठीक है। अब देखो S फेज के अंदर होता क्या है, S फेज के अंदर आपका होता है DNA रेप्लिकेशन। अब कंफ्यूज मत हो ना, यहां पे सेल ऑर्गेनल मतलब आपके रेप्लिकेट हुए थे, यहां DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। अब डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है उसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, जस्ट वेट। डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होता है। ये वर्ड देखते कि खतरनाक से नहीं लग रहे वर्ड, कि ये वर्ड क्या है। चलो इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है, ले लिया। चलो इसका मैं इरेज कर रहा हूं ना, इसको समझते हैं कि क्या था ये। देखो जैसे कि आपका बिल्कुल बेसिक पे पहुंचो, जैसे आपको पता है ये आपका डीएनए होता है, डीएनए होता है। आपको पता है आपके जो डीएनए है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर की, 2.2 मीटर की आपकी इसकी डीएनए की लेंथ होती है। अब सोच के देखो, न्यूक्लियस इतना छोटा सा, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए आप डालोगे कैसे। तो इसे रैप करना पड़ता है। जैसे आपने देखा है कि मान लो एक धागा है, ठीक है, मुझे उसे छोटा बनाना है, बट मैं चाहता हूँ धागा उतना ही रहे, तो मैं क्या करूँगा, उस धागे को मोड़ना शुरू कर दूंगा। दोनों तरफ से अगर मैं मोड़ूंगा तो जैसे पास लाऊंगा वो एक रस्सी टाइप की बना लेगा, छोटा हो जाएगा, धागा नहीं हो जाएगा, अपने आप रैप हो जाएगा। तो वही काम हमें डीएनए के साथ करना है। तो डीएनए के अंदर होता क्या है, जैसे ये आपका डीएनए है, इस डीएनए को ना एक रस्सी की तरह ट्रीट करते हैं हम, और एक प्रोटीन के ऊपर लपेट देते हैं। वो प्रोटीन जैसे ये रही दो प्रोटीन बॉल की तरह, इनके ऊपर भी हम लपेटते चलेंगे डीएनए को, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर 2 राउंड हमने मार दिए। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है। सॉरी, रेप्लिकेशन नहीं, इस तरीके से आपका डीएनए क्या होता है, बाइंड अप होता है, ठीक है, रैप होता है। तो जो प्रोटीन है ना, इनका कुछ नाम वाम होगा कि नहीं होगा, इनको कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है ये। क्लियर हुआ। अब चलो आगे बात करते हैं इसमें। जैसे एस फेज था आपका, डीएनए हमने ये तो कर दिया, रैप कर दिया। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम अभी देखो, इसको देखो, उसके बाद ये पूरा समझ में आ जाएगा, पूरे डायग्राम देखो। ये हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम होता है, जो इसका ये मिड वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमर। इस जो मिड वाले पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमर, ध्यान रखना। अब ये क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए लपेटा हुआ, यहां पे हर जगह हिस्टोन नाम की प्रोटीन होंगी आपके, ठीक है, ठीक है, यहां हर जगह आपकी हिस्टोन नाम की प्रोटीन भी होंगे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, एक बात बताओ पहले, जो ये बना हुआ है ना, जो ये डीएनए इस हिस्टोन के ऊपर रैप है, ये दूर से देखने में एकदम हमें रस्सी की तरह दिखेगा, जैसे मोतियों में रस्सी हमने बांध दी, कुछ इस टाइप से दिखेगा। इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। इसको कहते क्या है, क्रोमेटिन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, देखो ये रहा भैया हमारा क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के ऊपर मतलब अंदर हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो क्या होगा इसके अंदर,
ये क्रोमोसोम है, अब हमें क्रोमोसोम नंबर को अपना डबल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब ऐसा तो है नहीं भैया, मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 भाई तू ले जा, 23 तू ले जा, है ना। अब इसके पास मान लो पैर वाला जीन चला गया, तो इसके तो बेचारे पैर होंगे ही नहीं, सोच के देखो, ठीक है। तो दोनों को मुझे बराबर बराबर जीन देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? नहीं तो आधे फंक्शन तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा सेल, तो उसके लिए मुझे अपना डीएनए डबल करना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम होगा, ठीक है। चलो अब डीएनए डबल करते हैं। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, जैसे ये रहा मेरा क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन को जब मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं तो इसको मैं बोलता हूं क्रोमेटिड। अब ये करता क्या, देखो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, देखो करता क्या, ये ना धीरे 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 अपने डीएनए को, कंटेंट को ऐसे डबल कर दिया इनने। अब डबल करने के बाद यहां पे एक रैप हो जाएगा, रैप आ गया धीरे धीरे। अब ये जो रैप है यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये कितने क्रोमोसोम है? एक ही क्रोमोसोम है, याद रखना। जो ये बीच वाला सेंट्रोमियर है ना, इससे पता चलता है कितने क्रोमोसोम है। अगर एक सेंट्रोमियर होगा ना तो उस पर कितनी भी बाजुएं लग जाए, 1 2 3 4 5 6 जो भी व्हाटएवर आप जोड़ लो, क्रोमोसोम एक ही ना जाएगा वो, एक क्रोमोसोम। 1 सेंट्रोमियर मींस 1 क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब इस सेंट्रोमियर ने अपना कंटेंट तो डबल कर दिया। देखो खुद सोच के देखो, पहले डीएनए इतना था, अगर मैं पहले डीएनए को x मान लूं तो अभी x और x कितना हो गया, 2x हो गया यार। इसके पास मान लो पहले 10 इंफॉर्मेशन थी, अब 10 इंफॉर्मेशन इसके पास भी, टोटल इंफॉर्मेशन हमारे पास 20 हो गई कि नहीं हो गई? 20 इंफो हो गई हमारे पास। वही सेम चीज, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 46 ही है, बस डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है, डीएनए डबल हुआ है। देखो वही हमने लिखा है हियर, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम का नंबर अभी भी वही है कि इसके बाद 46 थे तो अभी भी 46 है। क्या ये टूटा नहीं ना, एज 46, बट डीएनए कंटेंट डबल इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट डीएनए कंटेंट डबल इटसेल्फ, अपने आप को उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। और हाँ, इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, इसको भी हम क्रोमेटिड बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, जब ये दोनों हैं, इन दोनों को साथ में पता क्या बोल देते हैं, एकदम पास पास आ गए, बिल्कुल बहनों की तरह, तो इसलिए बोल देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी एक सेल है, कोई भी नहीं यार, ये सारे सेलों में नहीं होता। देखो ये सेल है आपका, अब इस सेल के अंदर एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो यहाँ पे होता है, इन दोनों पे होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी हमें डिटेल स्टडी करनी कि इसका क्या काम है, करें। देखो ये जो है ना, अगर इसको जूम करा जाए, जूम व्यू अगर इसका देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। इसके अंदर 2 ये पड़े होते हैं, ऐसे 2 पड़े होते हैं, ठीक है। इनका नाम पता क्या होता है, इनका नाम होता है सेंट्रियोल, कहते हैं सेंट्रियोल। अब इनका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वैसे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेंट्रियोल करते क्या है, कुछ ऐसे समझ लो, न्यूक्लियस को चारों तरफ से पकड़ के खींचते हैं ताकि न्यूक्लियस 2 बन जाए, ठीक है। तो बस पकड़ के खींचने का काम होता है उनका, थोड़ी देर में बताएंगे उसके बाद जैसे हम बात करेंगे। तो इट कंटेन सेंट्रियोल, इस पूरे को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये जो सेंट्रियोल हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेंट्रिक्यूल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पेयर में होते हैं हमेशा, पेयर में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और होते किस में हैं, पेयर में। क्लियर हो गया। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फाउंड इन एनिमल सेल नॉट इन प्लांट सेल, सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। अब उनमें डिवीजन कैसे होता है उसकी बात हम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब इसमें क्या हो, अब आता है अगला जी नॉट फेज। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या जो नर्व सेल हैं, जो हमारा दिमाग वाला सेल है, नर्व सेल, न्यूरॉन, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या वो सेल साइकिल में एंटर करेगा, करेगा या नहीं करेगा। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा है, जब वो डिवीजन ही नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है वो क्या रेप्लिकेट नहीं करेगा, सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगा। बट ये गलत है, सेल साइकिल में वो एंटर करता है। देखो होता क्या है उसके साथ, जैसे अभी आपको बताया था हमने कि जैसे ये एम फेज है, यहां से गया G1 फेज में, यहां से गया किस में गया था, S फेज में, यहां से किस में गया था, G2 फेज में, और यहां से गया था M फेज में। यही हुआ था साइकिल हमारी। अब इसमें होगा क्या, देखो कुछ सेल यहां पे आने के बाद G0 में चले जाते हैं। ये G0 फेज इंपॉर्टेंट है। G0 फेज का मतलब होता है कि देखो यहां से मान लो बस है, यहाँ पे बस लेके सवारी को चली, जिनको आगे जाना है वो आगे चले जाओ, जिनको नहीं जाना वो इसी स्टॉप पे उतर जाओ।
न्यूरॉन सेल आपके जी नॉट फेज पे उतर जाते हैं, उन्हें आगे मतलब ही नहीं है, नहीं जाते यार आगे। अब जब जाते ही नहीं है तो जीवन में गए क्या, नहीं हुए। प्रोटीन सिंथेसिस हुई, नहीं हुई। ऑर्गन रेप्लिकेट हुए, नहीं हुए। एस फेज में गए, नहीं गए। जब कुछ हुआ ही नहीं तो सेल रेप्लिकेट कैसे होगा। तो जी नॉट को हम रेस्ट्रिक्टिंग फेज बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फेज। देखो, द सेल विच डज नॉट डिवाइड गोज इन जी नॉट फेज, इट सस्पेंड फ्रॉम फर्दर प्रोसेस, ये इसको सस्पेंड कर देता है बाकी प्रोसेसेस से। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई। जी नॉट फेज, ठीक है। जी नॉट फेज का एक और नाम होता है क्यूसेंट फेज। क्यूसेंट फेज स्पेलिंग लिख दे क्या, क्यूसेंट फेज। रेस्ट्रिक्शन फेज कि ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, आगे जाने नहीं देता, फर्दर प्रोसीड ही नहीं करने देता। होप समझ में आ गया होगा आपको जी नॉट फेज। इसके बाद क्या होता है, जब हमारी पूरी साइकिल लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कहां पहुंच चुके हैं, एम फेज पे पहुंच चुके हैं। अब एम फेज पे क्या होगा, एम फेज पे क्या होगा। अब एम फेज में दो पार्ट आते हैं आपके, एक साइटोकाइनेसिस होता है, एक कार्योकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस का सीधा सा मतलब है साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दो। यार साइटोप्लाज्म क्या होता है, सोचने वाली बात है ना। चलो काम करते हैं। देखो, जैसे ये रहा सेल, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये वाला मटेरियल है ना, ये पूरा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ये अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए आपका, उसको हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस प्रोसेस। कार्योकाइनेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म डिवाइड इटसेल्फ। साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस। अब दूसरा क्या होता है भैया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, उसके बाद अब ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा। अब न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं भैया, साइटोकाइनेसिस। लिख दिया देखो आपके लिए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। अब बस हमें ये पढ़ना है कि ये एम फेज के अंदर क्या क्या होता है आपका। अब एम फेज के अंदर अगेन 4 फेज आते हैं आपके, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है एक एक चैप्टर में। ये पूरा इंट्रो था, ये दोनों पता है माइटोसिस मियोसिस में कॉमन रहता है, ये काम सब में होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 में माइटोसिस के साथ, माइटोसिस खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।